नमस्कार दोस्तों। आखिर आरएसएस राहुल गांधी से मिलना क्यों चाहता है और क्या श्रीमती इंदिरा गांधी में प्रियंका गांधी का अस्क नजर आता है? क्या वह विजन नजर आता है? क्या राहुल गांधी महात्मा गांधी की तरह संत की भूमिका ही अदा करना चाहते हैं? और क्या भारत की राजनीति में जो हो रहा है, ऐसे में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसको प्रियंका गांधी भरने जा रही हैं? जी हां, आज यही विषय। अब आरएसएस राहुल गांधी की जन जन में बढ़ती स्वीकार्यता, उनके प्रति लोगों के मन में पैदा हुए सद्भाव, सम्मान से इतना घबरा गई है कि वह राहुल गांधी से मिलना चाहती है। आरएसएस राहुल गांधी की स्वीकार्यता चाहता है। कथित तौर पे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल को संचालित करने वाले आरएसएस की यह हालत हो गई है। यह हालत हो गई है कि नागपुर अब घबराने लगा है राहुल गांधी के नाम पर। यह हालत हो गई है कि अब आरएसएस को अपना भविष्य बहुत सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है नरेंद्र मोदी के फांसीवाद के सामने। इसलिए वो राहुल गांधी पर डोरे डाल रहे हैं और राहुल गांधी को फंसाने के लिए आरएसएस और पूंजीवादी ताकतें एक साथ मिलकर काम कर रही हैं कि कैसे राहुल गांधी को अपने अस्त्र में उतारा जा सके। जी हां, आपको याद होगा मुकेश अंबानी के बेटे, छोटे बेटे की शादी थी। उस शादी में मुकेश अंबानी अपने बेटे के साथ यदि किसी एक शख्स के पास में पूरे हिंदुस्तान में गए थे निमंत्रण देने घर पर, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी। हालांकि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी क्योंकि राहुल गांधी ने कहा नहीं, मैंने आम जन के पास पटेल नगर जाने का फैसला किया है तो मैं वहां जाऊंगा, मैं किसी पूंजीवादी का इंतजार नहीं कर सकता और अपने चाहने वालों को इंतजार नहीं करा सकता। उधर श्रीमती सोनिया गांधी ने भी उन्हें 10 मिनट में रवाना कर दिया। अब आप सोचिए, उन्हें उम्मीद थी, उनकी आंखें ढूंढ रही थी जिस शख्स को भारी भीड़ में, जिसमें प्रधानमंत्री भी थे और देश के तमाम सत्ता पक्ष के और विरोधी दलों के नेता भी थे, प्रमुख भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, मंत्री भी थे, लेकिन एक ही परिवार का कोई शख्स नहीं था, वो गांधी परिवार है, गांधी नेहरू परिवार। तो आप सोचिए, अब उसमें नहीं वो ट्रैप में आए। अडानी ने बड़े ट्रैप लगाए, उसने बड़ी कोशिश की कि कैसे राहुल गांधी से मिल लिया जाए और उसके लिए उसने तमाम तरीके अपनाए। बहरहाल हर तरीका फेल रहा। अब आरएसएस वह काम करना चाहता है। आरएसएस चाहता है कि राहुल गांधी से एक बार बात हो, हम राहुल गांधी को चीफ गेस्ट के तौर पे नागपुर बुलाएं, हम राहुल गांधी की बात सुनने को तैयार, राहुल गांधी एक बार हमें बुला ले या हम उनके पास, वो हमारे पास आ जाएं। तो इसके लिए मोहन भागवत और दत्तात्रेय हसबोले समेत तमाम सारे लोग उनके लगाए गए हैं कि इस दिशा में काम करें, लेकिन अब तक बात बन नहीं पाई, बात बनेगी भी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी उनमें से नहीं है जो दो जिंदगी जीते। राहुल गांधी जो कह देते हैं वो करते हैं और उस पर समझौता नहीं करते हैं। यह पूरा देश पिछले 2 दशकों में देख चुका है, जान चुका है। तो आरएसएस आखिर बुलाना क्यों चाहता है? क्योंकि देश के अंदर जो माहौल बना है, जिस तरीके से
लगातार राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर 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 आता जा रहा है और नरेंद्र मोदी का नीचे 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 आता जा रहा है। और राहुल गांधी जिस तरीके से जनता के बीच जनता के लीडर के तौर पे जगह बना चुके हैं, जननेता के तौर पे जगह बना चुके हैं, उससे घबराहट हो, इसलिए यह। बहरहाल ये खेल तो सदैव चलते रहे। यदि आप इतिहास को खंगालिए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने भाऊराव देवरस को, जो आरएसएस के प्रमुख थे, जब इमरजेंसी लगाई उन्हें जेल में डाल दिया। यागदा जेल में वो बंद थे। उस दौरान उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि आपका आपातकाल असल में अनुशासन स्थापित करने के लिए है। हम इसका समर्थन करते हैं और हम मानते हैं कि इसके जरिए आपने देश को बचाने का काम किया है, इसलिए हम आपका साथ देना चाहते हैं और इसलिए हमें, हमारे लोगों को जेल से रिहा कीजिए, हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। यह आरएसएस का स्टैंड था। दूसरी तरफ अभी नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार चुने जाते हैं तो पहले दिन ही उसी संसद में के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कराते हैं उस आपातकाल के खिलाफ, जिस आपातकाल को इस देश के लिए सबसे बड़ा अनुशासन बताया गया था खुद आरएसएस प्रमुख भाऊराव देवरस द्वारा। यह स्थिति और लिखित चिट्ठी में बताया गया, यह नहीं है कि वर्बली है। तो इससे आप समझिए, इसके पहले भी आप देखिए, इनके गुरु गोवरकर थे, उन्होंने किस तरीके से गांधी जी पर डोरे डालने की कोशिश की थी। बहरहाल गांधी जी जाल में नहीं आए। उसके बाद में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू पे डोरे डालने की कोशिश की, वो उनके उसमें नहीं आए। तब उन्होंने राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण को फंसाया और उनके जरिए वह खेल शुरू किया। मोरारजी देसाई और तमाम सारे वो लोग आए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कांग्रेस में भी कुछ सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट रखते हैं। तो ये सारे लोग कांग्रेस में हुआ करते थे और ये ऐसे उनके कनेक्ट में आए और बाद में आपने देखा कैसे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के आरएसएस के सपने के साथ जुड़ गए, लेकिन कर नहीं सकते थे, कर नहीं पाए। याद करिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैसे सबको जवाब दिया। आज जब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है वायनाड से, तो वो वायनाड में, उस वायनाड में जाती हैं तो उस जनता की बात करती। क्यों करती? क्योंकि आज जनता के साथ जो हो रहा है वो चिंता का विषय। वो कहती हैं मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझती हूं। जब मैं यहां पर आई और मैं सुनती हूं, आप सबको देखती हूं और जानती हूं कि आपके मन में मेरे भाई के लिए कितना प्यार। जब इस पूरे देश में मेरे भाई को छोड़ दिया था, उसको के साथ धोखा किया था, उस वक्त आप उसके साथ खड़े हुए, आप उसके साथ लड़े, उसके विचारों को ताकत दी। जब सबने मुंह मोड़ा, आप साथ में थे। तो इस देश को चलाने का आपने साहस दिया। यह कहता है कि आप सिर्फ हमारे मतदाता नहीं हैं, हम आपके सिर्फ प्रतिनिधि नहीं हैं, आप हमारे सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हम एक परिवार हैं। आपके बिना वह परिवार पूरा नहीं होता है। उन्होंने कहा हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई का जब हम नेतृत्व करते हैं तो आपका सहारा चाहिए। उन सभी मूल्यों के लिए हम लड़ रहे हैं जिन पर यह देश बना है। हम अपने संविधान के मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, समानता के लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए यह आप समझें, हम आपके साथ हैं। आप यदि जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो हम भी जिम्मेदारी निभाएंगे। मैं यह जिम्मेदारी बखूबी समझती हूं। मेरे भाई ने यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अब आप यदि उसमें साथ देंगे
तो हम उस लड़ाई को ज्यादा मजबूती से लड़ सकते। निश्चित रूप से आज आरएसएस को, बीजेपी को इसी बात से डर लगता है, क्योंकि हर कोई कहता है श्रीमती प्रियंका गांधी में श्रीमती इंदिरा गांधी का अस्क दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े लिबरल थे, विचारवादी थे, सोच थी, विकास और सारी चीजों को, सबको एक साथ ले चलने की थी। सब कुछ उन्होंने किया, बनाया, नींव डाली, सब कुछ किया। लेकिन एक वक्त था जब कड़ाई की जरूरत थी, मजबूती से लड़ने की जरूरत थी। पंडित नेहरू इस दुनिया से जा चुके थे, लाल बहादुर शास्त्री इस दुनिया से जा चुके थे। देश भूखा था, उसको रोटी खिलाना मुश्किल हो रहा था। अमेरिका से गेहूं सस्ते में लेने की कोशिश की जाती थी, वो सड़ा सा गेहूं। सोचिए आप, तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति को जन्म दिया। उसके बूते जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के अंदर तमाम बांध बनाए, तमाम नहरें बिछाई, तमाम और काम किए, नेशनल फर्टिलाइजर स्थापित की, दूसरी और खाद बनाने की मशीनें और फैक्ट्रियां लगाई, और उन सब के बूते श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश को क्रांति दी। उन्होंने भूमि का एक अच्छा बंटवारा हो, इसके लिए प्रीवी पर्स खत्म किया और उन्होंने बंटवारा किया, भूमिहीनों को जमीनें दी, भूदान आंदोलन को गति दी और इस देश को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद में देश को जरूरत थी वैश्विक मंच पर मजबूती के साथ। अमेरिका में राष्ट्रपति निक्सन जैसा व्यक्ति जो नफरत करता था श्रीमती गांधी से, वो उसे कड़ा जवाब देती है। परमाणु विस्फोट करके, परीक्षण करके दुनिया को बता देती है कि हम ताकत बन चुके हैं। जो पंडित नेहरू ने भावा एटॉमिक एनर्जी शुरू किया था, उसके बूते इस स्थिति में ले आती। श्रीमती इंदिरा गांधी उस स्थिति में ले आती हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देती है और भारत को मजबूत बनाती है। श्रीमती इंदिरा गांधी सिक्किम को अमेरिका और चीन के मुंह से छीन के भारत में ले आती हैं और भारत के मुकुट पर एक हीरा जड़ देती है। श्रीमती इंदिरा गांधी चीन को हराती हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी उस बेबाकी के साथ जो पूंजीपतियों का, साहूकारों का राज था इस देश में, उसे खत्म करती हैं। बैंकों का, 1 दर्जन से अधिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती, तमाम इंश्योरेंस एजेंसीज का राष्ट्रीयकरण करती हैं और धन भारत सरकार के खजाने में होता है और फिर देश चलता है एक मजबूती के साथ। वो सबको हक देने की और सबके लिए काम करती हैं, अंदर हो या बाहर हो। इंदिरा गांधी के खिलाफ CIA, अमेरिका, तमाम देश मिलकर साजिश रचते। उन साजिशों में हमारे वो विपक्षी दलों के नेता शामिल होते हैं, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे राम मनोहर लोहिया जैसे लोग रहे हो, हालांकि वो नहीं उस समय रह गए थे, और उसके अलावा जो अदर्स लीडर्स थे, चाहे मोरारजी देसाई हो, दूसरे और तमाम नेता, किसका क्या, जॉर्ज फर्नांडिस और ये सब, ये मिलकर साजिश रचते हैं, देश की व्यवस्था को पंगु कर देते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। बहरहाल श्रीमती गांधी सबसे लड़ती है और मुकाबला करती है, जवाब देती है, आतंकवाद से लड़ती है जो इनके द्वारा पैदा किया, और जीतती दिखाई देती। उसी दौरान राजनैतिक तौर पे जो खेल होते हैं, नतीजतन सरकार जाती है, 3 साल में देश बर्बादी में आ जाता है। और इस दौरान क्या होता है? इस दौरान जब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 9 राज्यों की सरकार असंवैधानिक तरीके से तोड़ दी जाती है, कब्जा कर ली जाती है, जो आज नरेंद्र मोदी करते हैं।
राष्ट्रपति शासन लगा के दूसरा कुछ करके सिर्फ 3 साल के भीतर 9 सरकार, जहां कांग्रेस की सरकार। ये आप सोचिए, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए 100 साल से जो आरएसएस लगी हुई थी, इसीलिए उसने जनसंघ का जनता पार्टी में विलय किया था। बहरहाल सपना तो पूरा नहीं हो पाता। इंदिरा गांधी लड़ते हुए शहीद होती हैं इस देश के, प्रधानमंत्री रहते हुए शहीद होती है। आज के दिन मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं? आज ही का दिन था, वो अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भट्ट साहब से, दिनेश कुमार भट्ट थे, उनसे पूछती हैं कि वो सरदार जी लोग थे, वो कहां गए? कहते हैं उन्हें हटा दिया है क्योंकि आईबी की है, इंफॉर्मेशन आई है कि यदि वो रहेंगे तो आपके लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा यह नहीं होगा, सिख हैं तो हम इस आधार पे हटा दें, मेरी जान से ज्यादा इस देश का हिस्सा जरूर, इससे गलत संदेश जाएगा, हमें एकता का संदेश देना है, इसलिए उन्हें बुलाइए और ड्यूटी पे। बहरहाल नतीजतन 2 दिन बाद 31 अक्टूबर को श्रीमती गांधी शहीद हो जाती। 30 गोलियां लगी होती, पूरा देश बिलख पड़ता है, पूरे देश में बिल्कुल गुस्सा होता है, लोग चाहते हैं गुस्से में मार दो जिन लोगों ने मारा है। यह दंगा प्रायोजित नहीं था, यह हिंसा प्रायोजित नहीं थी, यह अपने मन का गुस्सा था, और वह गुस्सा निश्चित रूप से जायज था, लेकिन निर्दोष लोगों पे नहीं होना चाहिए, मैं आज कहता हूं। लेकिन शायद उस समय जब मैं भी देख रहा था, छोटा था, मुझे भी गुस्सा था, होना चाहिए। ब्लू स्टार करके श्रीमती गांधी ने सिख धर्म की लाज बचाई, मान बचाया, इज्जत बचाई। नहीं तो जिस तरीके से उसके अंदर दरिंदगी हो रही थी, लड़कियों से रेप हो रहे थे और तमाम घटनाएं हो रही थी, वो कुकर्म हो रहे थे जो सिख धर्म की पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी के महान विचारों को अपवित्र कर रहे हैं, जो अपवित्र कर रहे थे सिख गुरुओं की मर्यादाओं, उसे बचाया था श्रीमती गांधी। आज भी वही हो रहा है। आपने देखा कैसे बीएचयू में लड़कियों के साथ गैंग रेप हुआ, और गैंग रेप करने वाले कौन? भारतीय जनता पार्टी के। उन्हें बचाने के लिए हर कसरत की योगी सरकार, मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार। और इसके बाद में वह रोशनी कौशल जायसवाल लड़की, उसको 4 साल से रेप करने की धमकी और तमाम तरह से भाजपा का नेता राजेश सिंह दे रहा था और कर रहा था। उसने 2 थप्पड़ क्या मारे, उस पर उसका पति, उसका भाई, उसके सारे परिजन, वो सब जेल में डाल दिए गए हैं। 43 दिन से वो जेल में। रोशनी कौशल अपनी जान बचाती घूम रही हैं और उनके घर की कुर्की का आदेश हुआ है। यह वह समय आ गया है। इसी के लिए श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़ना चाहिए था। मैं आज ऑन कैमरा कहता हूं, रोशनी को उसे सिर्फ थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, रोशनी को उसे मार देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति मानसिक रूप से बलात्कारी हो, वो वास्तविकता में कितने बलात्कार करेगा आप सोच नहीं सकते। यह स्थितियां। बहरहाल कांग्रेस इसके लिए लड़ रही है, कितनी लड़ाई होगी वो देखने वाला होगा, लेकिन एक सच की लड़ाई प्रियंका गांधी इसको लेके। उधर आप देखिए, इसी तरीके से रीवा में हुआ। रीवा में भैरव बाबा के मंदिर गई थी नवविवाहिता अपने पति के साथ, आधा दर्जन लड़के उसके साथ रेप करते हैं और रेपिस्ट कहता है, मैं भाजपा के मीडिया प्रभारी का बेटा हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, जो करना है कर ले। पति के सामने पत्नी से, नई विवाहिता से गैंग रेप होता है। सोचिए आप। और ये सब करने वाले भाजपाई होते हैं, आज सारे कुकर्म करने वाले भाजपा। इसलिए आज प्रियंका गांधी की जरूरत,
तो प्रियंका गांधी जो कहती हैं मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास, तो एहसास राहुल गांधी गांधी जी की तरह विचारों को जोड़ रहे हैं, लोगों के साथ उनके दर्द दुख दर्द को समझ रहे हैं, और प्रियंका गांधी उस राह पर आगे बढ़ने को संसदीय राजनीति में तैयार। इसलिए यही वजह है, नागपुर में देखिए, नागपुर जो भाजपा का गढ़ है, वहां पर टाटा की एयरबस की फैक्ट्री लगनी थी। नरेंद्र मोदी उसे गुजरात उठा कर ले जाते, नागपुर से छीन लेते हैं, उस नागपुर से जहां से बीजेपी आरएसएस का जन्म हुआ। सोचिए आप, ये नाइंसाफी हो रही, आज ही हुई, और नाइंसाफी इतनी हो रही है कि गुजरात में जो मेवाणी है कांग्रेस के नेता विधायक, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जवाब दीजिए, आपके इलाके के आईजी और आपके दूसरे जितने लोग हैं उन सबके क्या रिश्ते हैं उन नशे के तस्करों से, उनके क्या रिश्ते हैं उन लोगों से जो यहां वसूली करते हैं, उनके क्या रिश्ते हैं जो यहां की सारी ग्रैपिंग करते हैं, और इन सब चीजों को लेकर जब वो सवाल करते हैं तो जवाब नहीं आ सकता, कोई जवाब नहीं दे पा रहा। लेकिन मेवाड़ी हैं, शेर की तरह से लगे हुए हैं, दलित समुदाय से आते हैं लेकिन लड़ते हैं, और जिग्नेश मेवाड़ी को मैं सैल्यूट करता हूं कि नरेंद्र मोदी के गढ़ में घुस के उनको ललकार रहे। यही तो इंदिरा गांधी कराती थी, और यही उम्मीद प्रियंका गांधी से। तो आप समझिए, तो आज एक परिवर्तन युग की जरूरत है, इसलिए आरएसएस घबराया हुआ, क्योंकि उस दिशा में कांग्रेस बढ़ चुकी है। आप देखना होगा रण कैसा हो रहा है, उसके लिए इंतजार कीजिए। जय